नमस्ते बच्चों। हम नवा पाठ पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। तो इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इथेनॉल। इथेनॉल को हम स्प्रिट या एल्कोहल भी कहते हैं। एल्कोहल को हम मद्य या शराब भी कहते हैं। इथेनॉल का जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, यानी ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। और इसका तनु विलयन यानी एक इथेनॉल को पानी में मिक्स करके थोड़ी मात्रा में भी अगर इसका सेवन किया जाए तो नशा चढ़ता है। और अगर शुद्ध रूप में इथेनॉल का थोड़ी सी भी मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, जिससे जान भी जा सकती है। और तनु रूप में अगर इसका सेवन किया जाए तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र और चयापचय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी उनको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इथेनॉल या एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो इस रासायनिक गुणधर्म में इथेनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपने इसी पाठ के अंदर पढ़ी थी और मैंने बोर्ड पे इससे समझाया भी था। आज हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो इथेनॉल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो समीकरण को देखेंगे यहाँ पे, ये है सोडियम और ये है इथेनॉल। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यानी इथेन, और क्रियात्मक समूह OH यानी एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया इथेनॉल। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बच्चों, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इथेनॉल कैसा है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे उदासीन यौगिक है, उसके साथ सोडियम धातु क्रिया कर रही है, क्योंकि सोडियम धातु अति क्रियाशील धातु है। तो अति क्रियाशील धातु ये इथेनॉल के OH इस उदासीन क्रियात्मक समूह के साथ अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अगली अभिक्रिया है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया, तो इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। तो इथेनॉल में से एक पानी का अणु बाहर निकल जाता है और इथेनॉल का रूपांतरण किस में हो जाता है, इथीन में। और इथीन कैसा है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी इथीन नामक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में उसका रूपांतरण हो जाता है। आपकी बुक में प्रश्न दिए हुए हैं, थोड़ा सोचिए। उसमें पहला है एन प्रोपिल एल्कोहल में सोडियम धातु के टुकड़े डालने पर क्या दिखाई देता है, वह अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो एन प्रोपिल एल्कोहल में सोडियम धातु के टुकड़े डालने पर, यह है एन प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल क्यों कहा गया है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। तो एन प्रोपिल एल्कोहल में सोडियम धातु के टुकड़े डालने पर सोडियम प्रोपॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा प्रश्न है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एन ब्यूटिल एल्कोहल गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा, वह अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। एन ब्यूटिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, इसी की तरह अभिक्रिया है। तो एन ब्यूटिल एल्कोहल में से
पानी का एक अणु बाहर निकल जाता है और उसका रूपांतरण असंतृप्त यौगिक ब्यूटीन में होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एन ब्यूटीन। तो एन ब्यूटिल एल्कोहल का रूपांतरण एन ब्यूटीन में होता है और पानी का अणु बाहर निकल जाता है। बच्चों, एक प्रयोग है, एक चमकीली टाइल लेकर के उसके ऊपर 2 नीले लिटमस पत्र की पट्टियाँ रख देते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु इथेनोइक अम्ल। तो एक पट्टी पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद गिराते हैं और दूसरी पट्टी पे तनु इथेनोइक अम्ल की 1 बूंद गिराते हैं। तो हम देखते हैं कि लिटमस कागज का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ही कैसे हैं, अम्लीय हैं। यानी नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं, यानी अम्लीय पदार्थ हैं। उसके बाद हम पीएच पट्टी लेकर के और उन पे भी इन्हीं दोनों का परीक्षण करते हैं। तो पीएच पट्टी पे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं और वो कलर का नंबर जो होता है वो 7 से कम होता है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ कैसे हैं, अम्लीय। पर ये भी पता चलता है कि कौन सा अधिक अम्लीय है। जिसका पीएच कम आएगा वो अधिक अम्लीय है। तो इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच इथेनोइक अम्ल की अपेक्षा कम आता है। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक प्रभावशाली होता है। आपकी बुक में एक प्रश्न यहाँ पे भी दिए हुए हैं, थोड़ा सोचिए। इथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अधिक तीव्र अम्ल कौन सा है? तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। फिर दूसरा प्रश्न है, इथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनमें अंतर दर्शाने के लिए नीला लिटमस पत्र और पीएच पट्टिका में से कौन सा दर्शक कागज उपयुक्त है? तो इसका उत्तर क्या आएगा, पीएच पट्टिका। क्यों? क्योंकि उसके नंबर से हम पहचान सकते हैं कि कौन अधिक प्रभावशाली है या कौन सा अम्ल अधिक तीव्र है। अगला टॉपिक है अपना इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल जो होता है उसमें क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल COO ये क्रियात्मक समूह में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये है इथेनोइक अम्ल CH3COOH। सामान्य भाषा में हम इसे सिरका भी कहते हैं। ये अम्लीय होता है और ये है क्षार। क्षार के साथ अभिक्रिया हम देख रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनोइक अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और पानी बनता है। यानी अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। या पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है और इस उदासीनीकरण की क्रिया में लवण और पानी का निर्माण होता है। तो यहाँ बनने वाला लवण, इसका IUPAC नाम है सोडियम इथेनोएट और सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। अगली अभिक्रिया है इथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसके लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिखाई दे रही है, ये है एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा है, ये बड़ी परख नली है और एक ये छोटी परख नली है। बड़ी परख नली में सोडियम कार्बोनेट लिया है और उसमें ये थिसिल कीप लगी हुई है। परख नली को स्टैंड से कसा हुआ है और इसमें एक ये वायुवाहक नलिका है और छोटी परख नली में ताज़ा बना हुआ चूने का पानी है। तो थिसिल कीप से जब हम एसिटिक अम्ल इसके अंदर डालते हैं तो उस अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होकर के एक गैस बाहर निकलती है
जो इस वायु वाहक नलिका द्वारा इस छोटी परख नली के अंदर भरे हुए ताजे बने चूने के पानी के अंदर प्रवाहित होती है। तो हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी को दूधिया करने का गुणधर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल भी हम इसे कहते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो ताजे बने चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब हम इसके समीकरण को देखते हैं। इस प्रयोग में इथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम एसीटेट बनाता है। सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, इसका दो नाम है, और पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परीक्षण जब इस गैस को ताजे बने चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी छोटी परख नली में जब इसे प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वह किस कारण से होता है वो बाद में देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया होती है। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो उसके साथ अभिक्रिया होकर के वही चीज़ बनती है, यानी सोडियम इथेनोएट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब बच्चों, आपकी बुक में प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सोचिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, उपर्युक्त कृति में चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, यह अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये अभिक्रिया लिख दी है। ये है चूने का पानी, चूने का पानी। इस चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील पदार्थ बनने के कारण चूने का पानी कैसा दिखाई देता है हमें, दूधिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों आपकी बुक में, इथेनोइक अम्ल में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर क्या अभिक्रिया होगी, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इथेनोइक अम्ल में सोडियम धातु डालने पर सोडियम एसीटेट बनता है या सोडियम इथेनोएट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आपको इस तरह से लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, दो परख नलियों में रंगहीन द्रव है, उनमें से एक इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक अम्ल है। किस परख नली में कौन सा पदार्थ है, यह निश्चित करने के लिए कौन सी रासायनिक परीक्षा करेंगे, अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। इथेनॉल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो अगर परख नली में दो अलग अलग परख नलियाँ, एक में इथेनॉल है और दूसरे में इथेनोइक अम्ल है, तो इथेनॉल में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो उस परख नली में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और दूसरी परख नली जिसमें इथेनोइक अम्ल है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो तुरंत अभिक्रिया होती है, और वो अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा, सेम ये अभिक्रिया का समीकरण होगा। ये है इथेनोइक अम्ल, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम इथेनोएट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसी को ही मैंने यहाँ तीसरी समीकरण के रूप में लिख दिया है, तो सेम वही समीकरण रहेगी। अगली अभिक्रिया है स्थिरीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, तो ईस्टर नामक क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं स्थिरीकरण अभिक्रिया। बच्चे, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये है स्थिरीकरण अभिक्रिया की। इसमें एक परख नली है
और उस परख नली के अंदर इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका मिश्रण भरा हुआ है। और इस मिश्रण को, परख नली के मिश्रण को एक बीकर में रखते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और लगभग 5 मिनट तक इसे गर्म करते हैं। तो बीकर का पानी गर्म होता है, उस गर्मी के कारण ये अंदर का मिश्रण भी गर्म हो जाता है। अब गर्म करने के बाद इसको एक दूसरे बीकर में, जिसके अंदर 20 से 30 मिलीलीटर पानी हो, उसके अंदर इस मिश्रण को डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इस मिश्रण को उसमें डालते हैं और उसकी स्मेल सूंघते हैं, यानी उसकी गंध लेते हैं, तो गंध हमें बहुत ही अच्छी लगती है, यानी मीठी गंध आती है। और वह मीठी गंध किसकी वजह से आती है? ईस्टर की वजह से आती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में, यानी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इथेनोइक अम्ल इथेनॉल से अभिक्रिया करता है और एथिल इथेनोएट बनाता है, जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं। और उस ईस्टर की गंध मीठी होती है, जो कि आपने अधिकतर फलों में अनुभव की है। तो अब इसके समीकरण को देखते हैं। इस अभिक्रिया में इथेनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और इथेनॉल, इन दोनों की अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, यानी गर्म किया जाता है। तो यह एथिल इथेनोएट का निर्माण होता है और पानी का निर्माण होता है। इस एथिल इथेनोएट को बच्चों ईस्टर भी कहा जाता है। ये ईस्टर जो होता है मीठी गंध वाला होता है, जैसे पके हुए फलों में से एक अलग ही खुशबू आती है, मीठी मीठी सी सुगंध आती है, तो वह उनमें उपस्थित ईस्टर के कारण होता है। फलों के अंदर पाया जाने वाला विशिष्ट स्वाद और उनकी विशिष्ट सुगंध ईस्टर के कारण ही होती है। तो ईस्टर से सुगंधित द्रव्य और विशिष्ट स्वाद वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। ईस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट नामक लवण प्राप्त होता है और अल्कोहल प्राप्त होता है। और साबुन बनाने की अभिक्रिया में भी क्षार के साथ वसा को गर्म किया जाता है, जिससे साबुन और ग्लिसरीन बनता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।